इस वीडियो के अंदर हम बात करेंगे कंपोजिशन स्कीम के बारे में। जीएसटी के अंदर अगर आप रेगुलर रजिस्ट्रेशन लेना नहीं चाहते हैं, आप एक छोटे व्यापारी हैं, स्मॉल बिजनेसमैन हैं, तो उस केस में आप कंपोजिशन स्कीम के तहत अपना रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं। इस वीडियो के अंदर मैं आपको यही बताने वाला हूँ कंपोजिशन स्कीम है क्या, इसको इंट्रोड्यूस करने का गवर्नमेंट का पर्पस क्या था, क्या क्या इसके आपको फ़ायदे मिलते हैं, किस तरीके से आप अपने बिज़नेस पर कंसंट्रेट कर सकते हैं जब आप कंपोजिशन स्कीम के अंदर अपने आप को रजिस्ट्रेशन करा लेते हैं। तो चलिए सबसे पहले जान लेते हैं कंपोजिशन स्कीम है क्या। तो कंपोजिशन स्कीम देखिए दोस्तों क्या होती है, एक सिंपल और ईजी स्कीम है जीएसटी के अंदर। क्योंकि क्या होता है कि जब अगर आप कोई बिज़नेस करते हैं और आपका जो सेल है, आप गुड सेल करते हैं, ट्रेड करते हैं, वहाँ पर आपका जो सेल है, टर्नओवर है 40 लाख रुपए क्रॉस कर जाता है, तो आपको रजिस्टर कराना मस्ट हो जाता है। वहीं अगर आप एक सर्विस प्रोवाइडर हैं और आपकी जो सर्विसेज से ग्रॉस रिसिप्ट है वो 20 लाख क्रॉस कर जाए एक फाइनेंशियल ईयर के अंदर, तब आपको जीएसटी के अंदर रेगुलर रजिस्ट्रेशन कराना मस्ट हो जाता है। बट जब आप रेगुलर रजिस्ट्रेशन कराते हैं तो वहाँ पर आपको बहुत सारी चीज़ों का ध्यान रखना होता है। मंथली, क्वार्टरली, ईयरली आपको काफ़ी सारी रिटर्नें फाइल करनी होती हैं, बुक्स ऑफ अकाउंट प्रॉपर्ली मेंटेन करने पड़ते हैं, एक चार्टर्ड अकाउंटेंट की हेल्प लेनी पड़ती है या फिर एक अकाउंटेंट रखना पड़ता है जो कि आपकी सारी ही कंप्लाइंस को फुलफिल करता है। तो जब आप एक छोटे व्यापारी होती हैं, आप कोई बिज़नेस करने आते हैं, तो आपकी जो इंटेंशन होती है वो ये होती है कि आप टोटली अपने बिज़नेस के ऊपर फोकस कर सकें, ना कि आप इन कंप्लाइंसेस के चक्कर में पड़ें और कहीं ना कहीं आपका जो दिमाग है वो डाइवर्ट रहे। तो इसका पर्पस यही था, इसका जो पर्पस था वो यही था कि ईज़ ऑफ डूइंग बिज़नेस को प्रमोट करना। तो आप भी यही चाहते हैं, छुटकारा पाना चाहते हैं जितनी भी ये जीएसटी के अंदर फॉर्मेलिटीज़ होती हैं, कंप्लाइंसेस होती हैं। क्योंकि जब नया बिज़नेस आप सेटअप करते हैं तो कहीं ना कहीं आपका पर्पस उस बिज़नेस को ग्रो करने का होता है, ना कि कंप्लाइंसेस के अंदर ज़्यादा समय बिताना। तो इसलिए अगर आपको भी लगता है कि आप ज़्यादा जीएसटी कंप्लाइंसेस नहीं करना चाहते हैं, और जीएसटी कंप्लाइंसेस की अगर मैं बात करूं, जैसे कि रेगुलर जीएसटी की रिटर्न फाइल करना, प्रॉपर बुक्स ऑफ अकाउंट को मेंटेन करना, टैक्स इनवॉइस इशू करना, तो ये सारी चीज़ें आप नहीं करना चाहते हैं, बिज़नेस पर ही कंसंट्रेट करना चाहते हैं, तो इससे आपको फ़ायदा ये होता है कि आप कंपोजिशन स्कीम के अंदर गवर्नमेंट आपको एक ऑप्शन दे देती है, आप कंपोजिशन स्कीम के अंदर जो है रजिस्ट्रेशन ले सकते हैं। तो इससे क्या होता है कि कंपोजिशन स्कीम के अंदर जो रेट होता है जीएसटी का वो भी कम होता है। जनरली जो रेट होता है वो 2%, 5%, 8%, 20%, 28% तक जो है जीएसटी का रेट होता है। बट यहाँ पर आपको एक फ़िक्स रेट लग जाएगा, वही आपको पेमेंट करना पड़ेगा। तो इस वीडियो के अंदर मैं आपको यही बताऊँगा कि वो कौन कौन से एलिजिबल बिज़नेस हैं, कितनी परसेंटेज जो है आपको वहाँ पर जीएसटी पे करना है, कितने टर्नओवर तक आपको इसका बेनिफिट मिलता है, वो सारी ही चीज़ें देखेंगे, और कौन सी रिटर्न आपको फाइल करनी पड़ती है। तो ये तो बात हुई कंपोजिशन स्कीम की। उसके बाद अगर मैं बात करूँ हु कैन ऑप्ट फॉर द कंपोजिशन स्कीम, कंपोजिशन स्कीम कौन कौन सा पर्सन जो है ऑप्ट कर सकता है। तो कंपोजिशन स्कीम के लिए आप ध्यान रखें, अगर आपका जो एग्रीगेट टर्नओवर है, सेल्स है इन द प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर, जैसे अगर ये मेरा फाइनेंशियल ईयर 25-26 चल रहा है, अब आप कंपोजिशन स्कीम के अंदर रजिस्ट्रेशन कराना चाहते हैं, तो आप देखेंगे जो आपका फाइनेंशियल ईयर 24-25 ख़त्म हो चुका है, इस फाइनेंशियल ईयर के अंदर आपका जो टर्नओवर था वो 1.50 करोड़ एक्सीड नहीं करना चाहिए। तो नॉर्मल बिज़नेस की बात करूं अगर मैं, तो टर्नओवर 1.50 करोड़ एक्सीड नहीं करना चाहिए। वहीं अगर मैं स्पेशल कैटेगरी स्टेट्स की बात करूं तो वहाँ पर जो टर्नओवर है वो 75 लाख क्रॉस नहीं करना चाहिए। तो स्पेशल कैटेगरी स्टेट के अंदर जो भी नॉर्थ ईस्ट के स्टेट होते हैं, अरुणाचल प्रदेश हो गया, मिज़ोरम हो गया, असम हो गया, वो सारे जो 7 स्टेट हैं वो सारे यहाँ कवर हो जाते हैं। इसके अलावा उत्तराखंड यहाँ पर कवर हो जाता है। तो इस तरीके के जो स्टेट हैं वो स्पेशल कैटेगरी में आ जाते हैं, और यहाँ पर जो टर्नओवर की लिमिट वो 75 लाख रुपीज़ रखी गई है। तो अगर आपका भी कोई बिज़नेस है और आपका टर्नओवर प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर में 1.50 करोड़ क्रॉस नहीं किया है, तो फिर आप कंपोजिशन स्कीम के अंदर रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं। उसके बाद हम देखते हैं रेट्स क्या लगेंगे अब कंपोजिशन स्कीम के। जैसे कि मैंने आपको बताया था, मैं रेट्स भी आपको बताने वाला हूँ। तो देखिए जो रेट्स डिपेंड करते हैं वो डिपेंड करते हैं किस कैटेगरी के आप पर्सन हैं। तो देखिए अगर आप एक मैन्युफैक्चरर हैं, बट आप एक्सेप्ट, देखिए मैंने लिख दिया है आइसक्रीम, पान मसाला और तंबाकू। अगर आप आइसक्रीम, पान मसाला और तंबाकू के अलावा मैन्युफैक्चरर हैं, तो यहाँ पर जो आपको जीएसटी पे करना पड़ता है वो पड़ना पड़ता है 1% ऑफ टर्नओवर। तो यहाँ पे देखिए जो 1% होता है वो फर्दर डिवाइड हो जाता है 0.5% ऑफ सीजीएसटी एंड 0.5% एसजीएसटी। तो एसजीएसटी और सीजीएसटी में ही ये सारा डिवाइड हो जाता है, यहाँ पर आईजीएसटी का कोई भी लॉजिक नहीं होता है। वहीं अगर आप ट्रेडर हैं, डीलर हैं, तो वहाँ पर भी 1% लग जाता है टर्नओवर का। इसी तरीके से अगर आप रेस्टोरेंट हैं नॉट सर्विंग अल्कोहल,
तो देखिए जो अल्कोहल होती है वो जीएसटी के अंदर कवर नहीं होती है, इसीलिए यहाँ पर ऐसे रेस्टोरेंट को कवर किया गया है जो अल्कोहल सर्व नहीं करते हैं। तो यहाँ पर भी 5% जीएसटी लग जाता है, 2.50 और 2.50 एसजीएसटी और सीजीएसटी हो जाएगा। इसके अलावा सर्विस प्रोवाइडर्स, तो सर्विस प्रोवाइडर क्या होता है कि यहाँ पर ऐसे सर्विस प्रोवाइडर्स को जो है कवर किया गया है जो कि जिनका एग्रीगेट टर्नओवर जो है 50 लाख रुपए से ज़्यादा नहीं होता है। इसको हम स्पेशल कंपोजिशन स्कीम भी बोलते हैं, क्योंकि इनिशियली ये जो बेनिफिट दिया जाता था कंपोजिशन स्कीम का वो केवल मैन्युफैक्चरर ट्रेडर को ही दिया जाता था, इसके अंदर सर्विस प्रोवाइडर इंक्लूड नहीं किए गए थे। तो सर्विस प्रोवाइडर के लिए एक अलग कैटेगरी रखी गई जिसको बोला गया स्पेशल कंपोजिशन स्कीम, और वहाँ पर एग्रीगेट टर्नओवर जो हमने अभी 1.5 करोड़ और 75 लाख देखा था वो यहाँ पर नहीं होगा। यहाँ पर जो एग्रीगेट टर्नओवर होना चाहिए वो 50 लाख से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। तो यहाँ पर देखिए रेट भी हाई मिलेगा, जीएसटी का रेट 6% मिलेगा, जो कि फर्दर आपका डिवाइड हो जाएगा 3% सीजीएसटी एंड 3% एसजीएसटी। उसके अलावा देखिए एक नोट मैं आपको दिखा देता हूँ, यहाँ पे सीजीएसटी अमेंडमेंट एक्ट 2018 के अंदर जो ये मैन्युफैक्चरर और ट्रेडर थे, अगर वो चाहते हैं कि वो सर्विसेज भी कुछ दें तो इनके लिए एक लिमिट कर दी गई कि वो 10% ऑफ टर्नओवर और 5 लाख जो भी इनमें से हाइयर होगा मैक्सिमम उतने तक की सर्विस जो है ये प्रोवाइड कर सकते हैं। तो ये मेरी बात होगी टैक्स रेट की। अब हम बात कर रहे हैं हु कांट ऑप्ट फॉर कंपोजिशन स्कीम। अब किस तरीके के पर्सन जो है कंपोजिशन स्कीम जो है वो नहीं ले पाएंगे। तो देखिए इसके लिए अगर आप एक ऐसे डीलर हैं, ऐसे पर्सन हैं जो कि इंटर स्टेट सप्लाई करते हैं। इंटर स्टेट का मतलब होता है एक स्टेट से दूसरे स्टेट में, जैसे मैंने एग्जांपल दिया हरियाणा से पंजाब में दे रहे हैं, या पंजाब से हरियाणा में, हिमाचल से दिल्ली, दिल्ली से राजस्थान। तो अगर आप इंटर स्टेट सप्लाई ऑफ गुड्स करते हैं तो आप कंपोजिशन स्कीम में नहीं आ पाएंगे। ये स्कीम तभी काम करेगी जब आप एक ही स्टेट के अंदर सेल करते हो। जैसे हरियाणा में ही आप सब कुछ सेल कर रहे हैं, पंजाब वाला कोई व्यक्ति है तो पंजाब में ही सेल कर रहा है, तो इंट्रा स्टेट सप्लाई यहाँ कवर होगी, ना कि इंटर स्टेट सप्लाई ऑफ गुड्स कवर होगी। उसके अलावा अगर आप एक ऐसे डीलर हैं, ऐसे पर्सन हैं जो कि एग्जम्प्टेड सप्लाई करते हैं तो वो भी यहाँ कवर नहीं होंगे। अगर सप्लायर है थ्रू ई कॉमर्स ऑपरेटर जैसे अमेजॉन, फ्लिपकार्ट, स्विगी, जोमेटो। इसके अलावा अगर आप मैन्युफैक्चरर हैं आइसक्रीम के, पान मसाला के, तंबाकू के, ब्रिक्स, अर्थ और रूफिंग टाइल्स। इसके अलावा कैजुअल टैक्सेबल पर्सन और नॉन रेजिडेंट टैक्सेबल पर्सन, तो एनआरआई को भी यहाँ कवर नहीं किया गया है। तो आप भी कुछ अगर इस तरीके के पर्सन हैं या इस तरीके का कुछ बिजनेस अगर आप कर रहे हैं, इस तरीके की सप्लाईज आप कर रहे हैं, तो आप कंपोजिशन स्कीम नहीं ले पाएंगे। देखिए जब आप कंपोजिशन स्कीम में आएंगे तो देखिए हर चीज़ का कुछ फ़ायदा या नुकसान होता है। तो अगर आप कंपोजिशन स्कीम में आप सारी कंडीशन फुलफिल कर देते हैं, आपको कंपोजिशन स्कीम में रजिस्ट्रेशन भी मिल जाता है, तो कुछ कंडीशन के साथ आपको यहाँ पर रहना पड़ेगा, कुछ शर्तों के साथ जो है वो काम करना पड़ेगा। वो कंडीशन क्या, चलिए देख लेते हैं। आप क्लेम नहीं कर पाएंगे इनपुट टैक्स क्रेडिट। देखिए दोस्तों यहाँ पे पर्पस क्या है, इनपुट टैक्स क्रेडिट आप क्लेम नहीं कर पाएंगे। इसका रीज़न यही है कि यहाँ पर जैसे मैंने आपको बताया जो टैक्स पे करना पड़ता है वो जनरली 1% टैक्स पे करना पड़ता है आपको अपनी पॉकेट से। सपोज़ अगर आपने 10 लाख रुपए की सेल करी तो 10 लाख का 1% जो हो गया वो आपको अपनी पॉकेट से टैक्स पे करना पड़ता है। अब आप परचेज़ अगर करते हैं और उस पर कोई जीएसटी लगा के देता है तो वो आप इनपुट टैक्स क्रेडिट नहीं ले पाते हैं, क्योंकि आपने कंपोजिशन स्कीम के अंदर रजिस्ट्रेशन कराया है, ना कि रेगुलर जीएसटी स्कीम के अंदर। तो रेगुलर जीएसटी स्कीम के अंदर ही आप इनपुट वगैरह ले पाते हैं, जीएसटी की रिटर्न फाइल करते हैं प्रॉपरली। तो यहाँ पर तो इस तरीके का कुछ सिस्टम होता नहीं, इसलिए आपको इनपुट टैक्स क्रेडिट भी नहीं दिया जाता है। क्योंकि यहाँ पर मैंने पहले ही बताया था ये ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस का तरीका है। यहाँ पर आपको ज़्यादा झंझट में नहीं पड़ना होता है, ज़्यादा बुक्स ऑफ अकाउंट्स या कंप्लाइंस नहीं करनी पड़ती है। सिंपल जो भी आपका टर्नओवर है उसका 1% आप सरकार को टैक्स जमा करवा दीजिए जीएसटी की फॉर्म में। उसके अलावा देखिए द डीलर कांट सप्लाई गुड्स विच आर नॉन टैक्सेबल अंडर जीएसटी सच एस एल्कोहल। तो जैसे कि मैंने बताया था कि एल्कोहल को जीएसटी से बाहर रखा गया है, तो अगर आप नॉन टैक्सेबल सप्लाई है तो नॉन टैक्सेबल सप्लाई यहाँ पर आप नहीं कर पाएंगे, केवल टैक्सेबल सप्लाई ही करनी है। दूसरा, यहाँ पर आप टैक्स इनवॉइस रेज नहीं कर सकते हैं, तो इसका रीज़न भी मैंने आपको बता दिया था। यहाँ पर आप जो भी बिल इशू करेंगे वो बिल ऑफ सप्लाई के नाम से इशू करेंगे, ना कि टैक्स इनवॉइस के नाम से, क्योंकि यहाँ पर उस इनवॉइस के अंदर, सेल इनवॉइस के अंदर आप जीएसटी नहीं लगा सकते हैं। तो यहाँ सामने वाली पार्टी से आपको जीएसटी रिकवर नहीं करना है, अपनी पॉकेट से ही पे करना है। तो इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है, और आपको मेंशन भी करना है कंपोजिशन टैक्सेबल पर्सन एट द टॉप ऑफ द बिल। जो भी आपका बिल का टॉप बॉडी होगी वहाँ पर आपको ये भी मेंशन करना पड़ेगा कंपोजिशन टैक्सेबल पर्सन, ताकि जो सामने वाला पर्सन है उसको भी ये आइडिया रहे कि कंपोजिशन स्कीम में है तो आप उस पर्सन से जीएसटी चार्ज नहीं कर सकते हैं। उसके अलावा सिमिलरली वही बात यहाँ पर भी आ गई, टैक्सपेयर हैज़ टू मेंशन द वर्ड्स कंपोजिशन टैक्सेबल पर्सन ऑन एवरी नोटिस साइन बोर्ड डिस्प्लेड प्रोमिनेंटली एट द प्लेसेस ऑफ बिजनेस। तो जो भी आपका प्लेस ऑफ बिजनेस है वहाँ पर आपको एक बोर्ड लगाना पड़ेगा, मेंशन करना पड़ेगा कंपोजिट टैक्सेबल पर्सन।
कांट कलेक्ट जीएसटी फ्रॉम द कस्टमर, पे फ्रॉम हिज ओन पॉकेट एट फिक्स परसेंटेज ऑफ टर्नओवर। ये मैंने आपको बता ही दिया है, क्योंकि आपने ऊपर देखा था, मैंने आपको बताया था कि आप टैक्स इनवॉइस यहाँ पे रेज़ नहीं कर पाएंगे। तो जब आप टैक्स इनवॉइस ही नहीं रेज़ कर पाएंगे, तो कहने का मतलब ये है कि अगर आप 100 रुपये का इनवॉइस रेज़ कर रहे हैं, तो वहाँ पर अगर आपका जो आप कोई प्रोडक्ट सेल कर रहे हैं और उस पे 12% जीएसटी लगता है, तो वहाँ पर आप 12% जीएसटी कस्टमर से चार्ज नहीं कर सकते हैं। तो वहाँ पर आपको 100 रुपये के ऊपर 0% ही टैक्स रहेगा आपका। मीन्स आप कस्टमर को 100 रुपये का ही बिल रेज़ करेंगे, उससे 100 रुपये ही लेंगे, वहाँ पर जीएसटी चार्ज नहीं करेंगे बिल के अंदर। तो जब आप टैक्स इनवॉइस रेज़ ही नहीं कर पा रहे, आप बिल ऑफ सप्लाई रेज़ कर रहे हैं, तो कहने का मतलब है तो आपसे तो कस्टमर से जीएसटी के कलेक्शन का कोई मतलब ही नहीं होता। तो इसलिए आप यहाँ पर अपनी पॉकेट से जीएसटी पे करेंगे 1% के हिसाब से उस सेल के ऊपर, ना कि आप सामने कस्टमर से कलेक्ट करेंगे, क्योंकि आप टैक्स इनवॉइस रेज़ ही नहीं कर रहे हैं। उसके अलावा एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़, सपोज़ आपके पैन नंबर पे आप एक से ज़्यादा बिज़नेस करते हैं, कोई टेक्सटाइल का बिज़नेस है आपका, इलेक्ट्रॉनिक का है, एक्सेसरी का, किसी भी तरीके का बिज़नेस है, अगर एक से ज़्यादा बिज़नेस हैं एक पैन नंबर के ऊपर, तो आपको कंपोजिशन स्कीम में सभी बिज़नेसेस के लिए जाना पड़ेगा। आप ऐसा नहीं कर सकते हैं कि एक बिज़नेस के लिए तो आपने कंपोजिशन स्कीम ले ली है, एक बिज़नेस के लिए आपने रेगुलर स्कीम ले ली है। तो या तो आप सबके लिए कंपोजिशन स्कीम लें, या फिर सब बिज़नेस के को जो है ऑप्ट आउट रखें कंपोजिशन स्कीम से। तो इन चीज़ों का आपको ध्यान रखना है। इसके अलावा कुछ और चीज़ें भी हम देख लेते हैं। कंपोजिशन स्कीम ऑप्ट करने के लिए आपको CMP-02 फॉर्म जो है वो फिलअप करना पड़ेगा, उसके बाद आप कंपोजिशन स्कीम में आ सकते हैं। उसके अलावा आपको क्वार्टरली स्टेटमेंट जमा करनी है, जिसमें आप डिक्लेयर करते हैं अपनी सेल और टैक्स अमाउंट, उसकी पेमेंट करते हैं। CMP-08 आपकी क्वार्टरली स्टेटमेंट है, जैसे अगर मैंने एग्जाम्पल के लिखा है, सपोज अप्रैल मई जून, ये आपका फर्स्ट क्वार्टर है, तो इसकी जो स्टेटमेंट है आपको 18 जुलाई 2025 तक जो है वो सबमिट करनी पड़ेगी। इसके अलावा एक एनुअल रिटर्न जाती है GSTR-4, जो कि साल में जैसे 31 मार्च जैसे ही खत्म होता है, उसके 30 दिन के अंदर अंदर मीन्स 30 अप्रैल 2026 तक आपको ये भी सबमिट करनी पड़ेगी। तो ये कुछ पॉइंट हैं कंपोजिशन स्कीम के लेकर। अब कंपोजिशन स्कीम में कुछ लोग ये भी गलती करते हैं, जो कि आपको ध्यान रखनी है, आपको नहीं करनी है, कि मैंने जैसा कि आपको स्टार्टिंग में बताया था कि आपका जो टर्नओवर है वो 1.5 करोड़ तक का टर्नओवर होना चाहिए। तो क्या होता है, कुछ लोगों का जो टर्नओवर है वो 1.5 करोड़ भी क्रॉस कर जाता है, बट स्टिल वो कंपोजिशन स्कीम में ही रहते हैं। तो ये बहुत ही जो है नॉन कंप्लाइंस हो जाएगा। अगर ये पता चल जाता है क्या कहते हैं जीएसटी डिपार्टमेंट को, तो फिर आपके ऊपर एक्शन ले सकता है, आपके ऊपर पेनल्टी इंपोज कर सकता है, क्योंकि वहाँ पर मिसमैच भी आ जाता है। जब आप अपनी ITR फाइलिंग करते हैं, वहाँ पर जो टर्नओवर डिक्लेयर करते हैं और जो आपकी जीएसटी रिटर्न्स के अंदर टर्नओवर आता है, वो मिसमैच कर जाता है। तो इन चीज़ों का आपको ध्यान रख के चलना है। कई बार क्या करते हैं, इंटर स्टेट सप्लाई भी कर देते हैं, तो इंटर स्टेट सप्लाई आपको करनी नहीं है। वहाँ मैंने आपको बताया था केवल आप एक ही स्टेट के अंदर कर सकते हैं, दूसरे स्टेट के अंदर कंपोजिशन सप्लाई नहीं कर सकते हैं। तो ये कुछ चीज़ें हैं जो कि आपको ध्यान में रख के चलनी है, और इस तरीके से कंपोजिशन स्कीम में आप रजिस्ट्रेशन कराने के बाद अपना जो बिज़नेस है वो बहुत ही आराम से कर सकते हैं, क्योंकि इसके अंदर किसी भी तरीके की ज़्यादा कंप्लाइंसेस है नहीं। आपको जो भी सेल करनी है, बस ये ध्यान रखना है, जो भी आपकी सेल होगी उसके ऊपर आपको 1% टैक्स जो है गवर्नमेंट को अपनी पॉकेट से जमा करवा देना है। तो आई होप वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगा तो उसको लाइक करें, शेयर करें, और चैनल पर फर्स्ट टाइम विजिट किया है तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू वेरी मच, हैव अ नाइस डे, टेक केयर।